मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं। कैसे झुका चीन? इसे 90% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। एलएसी पर भारतीय जवानों के पराक्रम और सदी कूटनीतिक रणनीति ने चीन के गुरूर को छिन्न भिन्न कर दिया है और इसका असर यह हुआ कि चीन को पेंगोंग झील वाले इलाके से अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ा। आज संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के मौजूदा हालात की जानकारी दी और देश को बताया कि अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति को जल्दी ही बहाल कर लिया जाएगा। फ्रिक्शन एरिया में चीन अपने अवैध निर्माण को हटाएगा। फिंगर 4 एरिया से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गई है। इधर राजनाथ सिंह ने ताजा हालात का ब्यौरा रखा, उधर विपक्ष के धुरंधर दल बल के साथ सरकार की रणनीति पर चोट करने लगे हैं। कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आखिरकार संसद में चीन के पीछे हटने की एक-एक कर सारी जानकारी देश के सामने रख दी। इससे अब साफ हो गया है कि भारत ने चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर ही नहीं किया बल्कि उसकी हेकड़ी भी निकाल दी। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। लेकिन विपक्ष अब भी केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और अपनी जमीन क्यों जाने दे रही है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। चीनी सैनिकों के कदम पीछे हट रहे हैं, वहीं भारत भी अपना वचन निभा रहा है। रक्षा मामले के जानकार चीन के पीछे हटने की एक खास वजह भी साफ बताते हैं। क्योंकि हमने साउथ पेगांगसो में जो स्पांगुर गैप वाला जो ऑपरेशन किया है, मेरे ख्याल से उस ऑपरेशन की वजह से चीन विवश हुआ है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आया है और वो वापस जाने को तैयार हुआ है। दरअसल दोनों देशों के बीच 24 जनवरी को कोर कमांडर स्तर की 9वीं बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच ये सहमति बनी, जबकि पेंगोंग लेक से सेना वापसी के 48 घंटे के भीतर सीनियर कमांडर लेवल की एक बार फिर बैठक होगी। देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि चीन को हमने घुटने के बल ला दिया। देश के वीरों ने अपने शौर्य और शहादत से चीन के हौसलों को पस्त कर दिया, लेकिन राजनीति है कि अब भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। तो आज सवाल से पहले मैं कहूंगा जय हिंद। देश की बहस में जय हिंद के साथ हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। चीन का पीछे हटना भारत की बड़ी जीत है। आप शो के दौरान हाँ या ना में हमें अपनी राय दे सकते हैं। आप न्यूज नेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर एक छोटा सा व्हाट्सएप भेज दे। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। थोड़ी ही देर बाद मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं जो इस इलाके को बहुत बखूबी जानते हैं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश हैं जो कि जाने माने राजनीतिक चिंतक हैं। सबसे पहले जनरल सिन्हा मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज जय हिंद कहने का वक्त है। एब्सोल्युटली जय हिंद और बहुत बड़ा जय हिंद एंड पूरे आपको, पूरे देश को और जो हमने हासिल किया है उसके लिए सलाम। देखिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। इसको आप देखते कैसे हैं? यदि आप छोटी बातों में करेंगे तो तू मैं पड़ जाएंगे, कह देंगे कि हमने क्यों छोड़ दिया कैलाश रेंज, अभी तक नहीं गया है। देखिए विस्तारवाद का जब बात होती है दीपक जी,
और ये आह्वान आता है कि विस्तारवाद का युग खत्म हुआ। तो पहली बार विस्तारवाद को यदि किसी ने रोका है तो वो भारत है। जब वो पैगैंगसो नॉर्थ में, वो ये नहीं कि वो आ गया था अभी, वो 2013 में फिंगर 6 में जेटी बना लिया था, उसको ब्लैक टॉप कर लिया है फिंगर 5 तक, और फिर उसने मई के दौरान जिस तरह से वहां पर बंकरें और किस तरह से ऑक्युपाई हुआ, और अब वो मानता है कि वहां से हटकर केवल फिंगर 8 तक नहीं, फिंगर 8 के फर्दर पूर्व सरजाप 1, 2, 3 में चला जाएगा, और हम अपने जो हमारा एलएसी का परसेप्शन उससे आगे फिंगर 3 में क्योंकि चाइना मानता है कि फिंगर 2 और 3 के बीच में एलएसी है, मगर हम मानते हैं फिंगर 8 वो उसको छोड़ के जा रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। यदि ये हो जाता है 4 चरणों में तो आप देखेंगे विस्तारवाद का जो ये इसने अपनी जद्दोजहद शुरू की थी पूरे विश्व में, उसका पहला मार, पहली चोट भारतीय सेना, भारत के लोग और आप हम मिलकर दिए। भारत के लोगों ने मिलकर जवाब दिया। लेकिन अखिलेश जी, आपकी पार्टी कुछ नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो भारतीय सैनिकों का अपमान है। कैसे अपमान हुआ जबकि चीन खुद झुकने को तैयार हुआ? अखिलेश जी चलिए, आज कम से कम जो लोग कल तक ये मानते थे कि न घुसा था, न घुसा है, न घुसा हुआ है, वो सारे मोदी जी और गोदी जी आज ये कह रहे हैं कि वापस जा रहा है। तो एक चीज तो प्रूफ हो गया ना कि जो लोग कहते थे न घुसा था, न घुसा है, न घुसा हुआ है, वो झूठ बोल रहे थे। ये आज जो आप लोग जिस थियरी पे बात कर रहे हैं, ये यही प्रूफ करता है। यही बात तो पहले से कहा जा रहा है। तो दूसरी बात, अभी भी जो पार्लियामेंट में बोला है, जो आपने भी बोला है कि अप्रैल 2020 की स्थिति जल्दी बहाल कर दी जाएगी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने यही कहा है। तो भैया ये जब बहाल कर दी जाएगी, ये देश को कंफ्यूज ना करें, साफ साफ बता दें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट कर लिया है। तो उस एग्रीमेंट में ये सब होगा डिटेल कि कब तक बहाल कर दी जाएगी। हम बस सरकार से, मोदी जी से या गोदी जी से या जो भी बता सकता हो या बता दे कि अप्रैल 2020 की स्थिति तक कब तक वो आ जाएगी, चीन वापस चला जाएगा, डेप्सांग प्लेन्स कब खाली होंगे, डोंगरा हॉट स्प्रिंग सेक्टर से कब तक जाएगा, पेंगयांग सोल लेक एरिया और चुमूर से कब वो वापस जाएगा, दक्षिण लद्दाख से चीनी सेना कब वापस जाएगी, ये समय निर्धारित हुआ होगा एग्रीमेंट में। ये बता दें, बताना भी चाहिए। हो जाएगा, हमने ऐसी बात कर ली है डिसएंगेजमेंट की। तो भाई देश को और ज्यादा कंफ्यूज मत करिए। अगर आपने ऐसा किया है तो वो साफ साफ बताना चाहिए, वो बता नहीं रहे हैं। ठीक है, सीधे जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी वाजिब सवाल उठाया है, सीधे जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी तारीख बता दीजिए कब तक डिसएंगेजमेंट होगा। अखिलेश जी तारीख जानना चाहते हैं। देखिए, जल्दी ही जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि डिसएंगेजमेंट एक फेज वाइज मैनर में वेरीफाइबल सिस्टम से कोऑर्डिनेटेड दोनों की तरफ से होगा। देखिए, यह जो झूठ बोलने की आदत कांग्रेस की पड़ गई है ना दीपक जी, यह देश का बहुत बड़ा हानि करती है। ये कह रहे हैं, देखिए जो डिसएंगेजमेंट क्या था, पोंगसोंग लेक जो है उसमें जो फिंगर 3 और फिंगर 8, भारत फिंगर 3 पे था और चीन फिंगर 8 पे था, और 4 और 6 के बीच में पीरियोडिकली दोनों देश पेट्रोलिंग करते थे। जब चीन ने 29 अगस्त के बाद आगे बढ़ के इस स्थान में अपनी सेनाओं को लेके आया, तो भारत भी आगे बढ़ के 3 से आगे बढ़ के, चीन 8 से आगे बढ़ के 4 और 6 के बीच में दोनों अपनी फोर्सेस को स्टेशन कर लिया, और हम लोग अपर टेरेन में थे। आज जो एग्रीमेंट हुआ इतना स्पष्ट रूप से इन्हें समझाया है कि जो 4 और 6 के बीच में दोनों की सेनाएं आगे आ गई थी, वह आज ये एग्रीमेंट हुआ है कि हम फिंगर 3 के पास आ जाएंगे और चीन फिंगर 8 के पास आ जाएगा। इस बीच में जो बंकर बन गए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए हैं, टेम्पररी है या परमानेंट है,
उन सबको डिस्ट्रॉय करके दोनों एस लैंड फॉर्म्स जो पुराना था उस तरह कर देंगे। जब इतना स्पष्ट इनको समझाते हैं दीपक जी, क्यों ये मतलब देश के साथ गद्दारी करने में ही तुले रहते हैं, सेना का मान सम्मान कम करते हैं। इनको स्पष्ट भी ये कह रहे हैं कि चले जाएंगे। अरे LAC जो है वो 3 और 5 है, उसके बीच की लैंड है, वो बीच की लैंड है जिसमें दोनों सेनाएं पीरियोडिकली पेट्रोल करती थी, लेकिन चीन अपनी फिंगर 8 से आगे आ गया था और हम भी फिंगर 3 से आगे आ गए थे ना LAC में। तो यह स्थिति थी और इसलिए यह स्थिति को रेस्टोर किया, इतना स्पष्ट समझाया है। और अब ये 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा 1962 में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा हिस्सा था, इन्होंने नेहरू जी ने, इनके महापुरुषों ने जो चीन को अक्साई चीन और हिस्सा दिलवा दिया था, और उसके बाद POK में जो इनके समय में पाकिस्तान ने हमारा जो 8,000 9,000 7-8,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया, उसकी कोई बात नहीं है, उसके चिंता नहीं कर रहे और उसका जवाब नहीं दे रहे। आज हम भी कह रहे हैं कि चीन हमारी सेना पे ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उसका भी जवाब ले लेते हैं। हमारे सीमा में 45,000 किलोमीटर की हमारी जमीन चीन ने ऑक्यूपाई की है, उसका जवाब कांग्रेस दे। राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते, बकवास करते रहते, कुछ भी कोई मतलब नहीं है किसी चीज का। ठीक है, यहाँ पर अखिलेश जी, यहाँ पर तो 1 इंच भी जमीन नहीं गई। अखिलेश जी, यहाँ पर तो 1 इंच भी जमीन नहीं गई, लेकिन हकीकत यह है कि आपने 45,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दी 1962 में। इसकी भरपाई कौन करेगा? आज आपके सवाल उस 45,000 स्क्वायर किलोमीटर के सामने गुंद पड़ने लगे, आपके सवालों की धार। देखिए, जो लोग 65 और 62 की लड़ाई का जिक्र करके तोहमत लगाते हैं, वो लोग सेना के मनोबल को, सेना के शौर्य को नकारते हैं। अभी भी आप वही कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, बीच में नहीं, मैंने बोला था घबराइए नहीं। आज किस तरह से अपनी ही पुरानी कही बातों को, जो बेशर्मी होती थी कि न कोई घुसा था न घुसा है, उससे रिवर्स यू टर्न मारते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ यही पूछा भैया कि अप्रैल 2020 की स्थिति कब आएगी, क्योंकि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ, सामरिक एग्रीमेंट हो तो पॉइंट टू पॉइंट होता है, वो आप बता नहीं रहे हैं। और आप खुद बता रहे हैं कि हम बता दिया, एक मिनट रुक जाइए, कब तक आएंगे? ये तो जब से मोदी जी आए हैं हम ये करेंगे, ये तो उनका करेंगे तकिया कलाम है। हम क्या कह रहे हैं? बीच में नहीं बोला, अरे कब तक खाली करेंगे? कब? एक मिनट रुक जाइए, वेरीफाइबल कोई डेट होगी। अरे रुकिए, बीच में मैंने नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, परेशान मत होइए जरा। देश का सवाल है, हमारे संप्रभुता का सवाल है, इसको इधर उधर गलदोदई मत करिए, लोगों को समझने दीजिए, देश के लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं। वो यही कहा जा रहा है, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम 0.3 तक आ गए। अरे भाई, हम 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, 4 से 8 तक हमारा कब्जा रहता था, हम पेट्रोलिंग करते थे। अब 0.3 तक करेंगे पेट्रोलिंग। नहीं, ये क्यों? किसने कह दिया? और जो अरे प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ये थोड़ी है। और एक बात और सुन लीजिए, झूठ तो मत बोलिए। पहले बात होती थी कि रेस्टोरेशन, मैं बीच में नहीं बोलता है, मैं आपको जब अवसर आएगा तो पूरा बोलिएगा, मत परेशान होइए। तो आप झूठ थोड़ी बोलते रहेंगे, झूठ आप बोलते रहेंगे। झूठ आप बोलते हैं, झूठ तो आप बोलते हैं, कब तक बोलते थे? घुसा है और आज बता रहे हैं कि हम लोग खड़े। प्लीज खामोश होइए, और नकाब उतर चुका है, जो था फिंगर 8 पे था। अरे भाई, इस तरह से बात कराना हो तो कराते रहिए, आपका विंडो काट करके बेनकाब हो चुके हैं, चिंता मत करिए। आप सालों से आप और मोदी जी बताते थे कोई गुस्सा था ना गुस्सा है, और आज आप बता रहे हैं कि हमने, भाई इन्हीं से बात करा लीजिए, इन्हीं से बात करा लीजिए। ये जो है सच्चाई, जो देश की बात आप कर रहे हो, तो कंक्रीट हुआ होगा ना एग्रीमेंट। जब आपने एग्रीमेंट किया तो कंक्रीट हुआ होगा। डेट बताइए, किस डेट तक? अप्रैल 2020 की यथास्थिति
ठीक है, किस मैं इसी तारीख सवाल तक को चीन लेकर, खाली आप ही कर के देगा? सवाल को लेकर अखिलेश जी जल बख्शी के पास चलता हूं। जल बख्शी, क्या अखिलेश जी जो बोल रहे हैं वो हकीकत है? और मैं आपसे समझना चाहूंगा डिसएंगेजमेंट का क्या है? ये मतलब है कि चीन हमारे यहाँ घुस आया था। दूसरा ये कि हमारी जो पुरानी स्थिति थी उस पर वापस लौटने में कितना वक्त लगेगा, सरकार ने इसकी तारीख नहीं बताई है। इस पर भी अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन पूरे डेवलपमेंट्स को जल बख्शी? देखिए साहब, ये तमाशा हमने नहीं शुरू किया था। मार्च एंड अप्रैल पिछले साल कोविड का कवर लेके शिनजियांग से अपनी 2 डिविजन्स लाकर 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन, 4th आइलैंड मोटराइज्ड डिवीजन लाके हमारी सीमा पे LAC पे चढ़ाया था। जवाब में हमने सोल्जर फॉर सोल्जर, टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन मैच किया। आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हुई जो अभी तक चालू है। ठीक है साहब। अब जो है, जब हमने चीन को अगस्त तक बिल्कुल जिस तरह वहां पे उसकी हालत पतली कर दी थी, उल्टे बांस बरेली को करके साउथ पांगोंग चो में जाके हमारी फौज ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, जो स्पांगुर गैप, रेजांगला, रेचिल्ला, तमाम जो कैलाश रेंज की हाइट्स हैं मेन इन्वेजन रूट पे, वो पकड़कर चीन की फौज को हक्का बक्का कर दिया था। उल्टे बांस बरेली को पड़ गए थे। तब से चीन रोता आ रहा है और अब रो रो के लगता है मनवा लिया है कि डिसएंगेजमेंट यहां से शुरू हो। कायदे से तो वो दौलत बेग ओल्डी, देप्सान और गलवान से शुरू होनी चाहिए थी। रोल बैक उसी तरह होना चाहिए अगर चीन वाकई सीरियस है। हमको सरकार में पूर्ण विश्वास है, सेना में उससे भी ज्यादा विश्वास है। लेकिन मैं सेना को कहूंगा, जो गलवान में हुआ है उसके बाद बहुत सोच कर चले, फूक फूक कर चीन का विश्वास नहीं करें, बातों पे ना जाएं, करनी पे जाएं। अभी तो उसने विड्रॉल शुरू किया है क्योंकि इस इलाके में वो बहुत बुरी तरह से पिटा था। इस इलाके में उल्टे बांस बरेली को पड़ गए थे। मोल्डो की गैरिजन हमारी फायर की जद के नीचे, पांव के नीचे पड़ी है, इसलिए उसके पसीने छूट रहे हैं। और ठंड में चीनी सैनिकों की हालत खस्ता हो गई है। हमारे सैनिक 21,000 फुट की ऊंचाई पर सियाचिन में सारा साल रह सकते हैं। ये 14-15 फुट पे इनकी हालत देख लो। अब ये वापस जाना चाह रहे हैं, इनके टैंक वापस जा रहे हैं। जाना चाहते हैं तो जाएं, हमने इन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन इनको देप्सान से भी जाना होगा। इनको देप्सान से भी जाना होगा। यहां जहां पे हम हावी हैं वहां तो ये बड़े हाथ पैर जोड़ के मनवा रहे हैं, लेकिन देप्सान भी इनको खाली करना पड़ेगा। दौलत बेग ओल्डी के आगे भी जो खाली पड़ना पड़ेगा। इनकी 2 डिवीजन शिनजियांग से आई। जब तक शिनजियांग वापस नहीं जाती, आप अपनी आंख सांप से नहीं हटा सकते। मेरा साफ परामर्श है, 41 साल मैंने भी वर्दी डाली है, बूट डाले हैं। ठीक है साहब, ये जा रहे हैं क्योंकि इनकी ऐसी तैसी हो गई है। अगर अपनी इज्जत का टोकरा लेके जाना चाहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ये नहीं कि जहां इनकी हालत पतली है वहां से पहले हमको हटवाना चाहते हैं और वो देप्सान में अड़े रहेंगे, वो नहीं चलेगा। हमारे टैंक्स पीछे हट गए हैं, इनके हट गए हैं, लेकिन हमारी इन्फेंट्री वहां बनी रहनी चाहिए जब तक देप्सान खाली नहीं करते। ठीक है जनरल बख्शी, मैं एक दर्शक को लेता हूं आज, क्योंकि दर्शक भी मेरे साथ कर्नल रमेश गौतम रिटायर्ड नोएडा से जुड़ गए हैं। कर्नल रमेश गौतम, क्या कहेंगे? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए जो अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि चीन हमारे सीमा के अंदर घुस के आ गया था और अब वो बाहर जा रहा है? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए? दीपक जी, आप सभी के थ्रू समस्त श्रोताओं को मेरा जय हिंद। भारतीय डिप्लोमेसी और रक्षा सेनाओं ने एक इंटीग्रेटेड तरीके से जिस प्रकार से इस 9 महीने से जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस स्टैंड ऑफ को एक बहुत ही सफल तरीके से, और जनरल बख्शी साहब ने जैसा कि कहा कि ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत मानता हूं मैं इसको, क्योंकि 1962 के बाद आज पहली बार पूरे भारतवर्ष को, हर एक भारतीय को और हर एक भारतीय सैनिक को
एक गौरव के साथ कहना पड़ रहा है और महसूस हो रहा है कि हम वास्तव में विश्व की मानी हुई सेनाओं में से है। हमारी डिप्लोमेसी और हमारी आर्म फोर्सेस लीडरशिप की अवश्य में एक बहुत बड़ी जीत है। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा दीपक जी, कि बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक गेम इस स्टैंड ऑफ के दौरान, जो कि हमने, जैसा कि जनरल बख्शी साहब ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण हिल्स को जिन्होंने हमने ऑक्युपाई किया, उन पर हम जब तक काबिज रहेंगे तब तक कि हमें यह पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि प्री अप्रैल 20 से पहले जो स्टेटस को था, जिसका मतलब जो दोनों सेनाओं की परमानेंट लोकेशंस थी, जब तक दोनों सेनाएं वहां पर नहीं पहुंच जाती, हम अपनी इन्फेंट्री जो है और हमारे जो ट्रुप्स हैं इस स्ट्रेटेजिक हाइट्स को बनाए रखेंगे, बरकरार रखेंगे। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रमेश गौतम जी आपका। मैं सीधे चलता हूं यहां से सुनीत चोपड़ा जी के पास। अखिलेश जी, मैं 2 मिनट आपके पास आऊंगा, मुझे सभी को शामिल करना है, उसके बाद 9 बजे की शुरुआत आपसे ही होगी। सुनीत चोपड़ा जी, क्या कम्युनिस्टों की फितरत में धोखा देना लिखा है, जैसे चीन भारत के साथ हमेशा करता रहा है? देखिए, आप ये जो फितरत की बात कर रहे हैं ना, ये बकवास है। क्यों बकवास है सर? हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दी। झूठ, आप एक अमेरिकी झूठ को पब्लिक कर रहे हैं। कम्युनिस्टों ने हर वक्त कहा है कि हमारे उत्तरी बॉर्डर पर 50 साल से शांति रही थी। आप हथियार खरीदने में लगे हुए हैं और इस बार भी आपकी डिफेंस बजट भी कम हुई है, तो शांति की बात आगे आनी चाहिए। हम शांति के लिए। दूसरी चीज जो कहा था, ना कोई घुसा है ना हम घुसे हैं, ये झूठ निकला, क्योंकि लगता है कि दोनों तरफ से ये कह रहे हैं हम भी घुसे हैं और वो भी कह रहे हैं हम घुसे हैं। तो मेरा ये कहना है, हिंदुस्तान की जनता को धोखा मत दो। अभी बजट की बात हो रही है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आपके कैपिटल के इर्द गिर्द किसान बैठा हुआ है जिसके बेटे फौजों में है। हमारा ये कहना है, ये बकवास बंद करो, एक एक मुद्दे को हल करो और देश में शांति लाओ और एकता लाओ। मतलब आप नहीं मानते कि कम्युनिस्टों की फितरत जो है वो धोखा देने वाली होती है? जनरल बख्शी के पास यही सवाल ले जाता हूं। जनरल बख्शी साहब, चाइना और खासतौर पर कम्युनिस्टों की फितरत धोखे देने वाली नहीं होती है क्या? आपको क्या लगता है? अच्छा साहब, हमने देखिए चोपड़ा साहब, हमने आपको बहुत इज्जत से और तहजीब से सुना, अब उसी तहजीब से आप भी सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तमाशा हमने नहीं शुरू किया, ये तमाशा धोखा देकर, कोविड की आड़ लेकर चीन ने शुरू किया था पिछले साल मार्च अप्रैल में, और इसीलिए एलएसी पर आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन हुई है। आज ये चीनी टैंक वापस जा रहे हैं क्योंकि ये शिनजियांग से 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं, इनकी सही जगह वही है, इनको वहां जाना पड़ेगा। धोखा चीन ने दिया है, धोखा कम्युनिस्टों ने दिया है, और ये उनकी सपोर्ट में यहां पे मोर्चे खोलने चाहते हैं। जब आपके देश पे बाहर से हमला हो रहा हो, हमले की आशंका हो रही हो, आपके देश के ऊपर दुश्मन की फौजें आपके बॉर्डर पे चढ़ के आई हो, आप उस वक्त देश में मोर्चे खोल रहे हैं। आपको कुछ शर्म है? ना कोई, आपको कुछ शर्म है? घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, ये सुना है मुहावरा आपने? वहां पे आप खुद कह रहे हैं कि चीन की फौजें हमारे एरिया में आपके वक्तव्य से, आपके मुताबिक चीन की फौजें हमारे देश में घुस रही है, वो छोड़ दो, उनको लेने दो, यहाँ लड़ो, देश से लड़ो, दिल्ली में लड़ो, ताकि दिल्ली का ध्यान आप ये बताओ है, दिल्ली का ध्यान बॉर्डर से हटाया जाए, सहूलियत की जाए चीन की फौजों के लिए। ये काम है आपका? शर्म आती है? कुछ शर्म हया नाम की चीज है? अरे साहब, कुछ शर्म हया नाम की चीज है? आप खुद कह रहे हैं कि चीन की फौजें आपके
आपके मुताबिक चीन की फौजें हमारे देश में घुस आई हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे किसान हम बुला के लाए हैं यहाँ पे ताकि वो झगड़े करें, ताकि वो कोलाहल करें, वो गदर करें, जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। हक मांग रहे, तो फिर और क्या कर रहे हैं? ईमानदारी से अरे हक मांग रहे हैं तो हक मांगने का कोई टाइम होता है? वही टाइम मिला जबकि देश के दुश्मन बाहर आ गए हैं। जब देश के दुश्मन बाहर से आप पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वही टाइम मिला हक मांगने का। आपको 26 जनवरी मिला समय हक मांगने का, लाल किले पे हमले करके। दीदी आप क्या है, फिफ्थ कॉलम है? आप चीनी फौज का 5वां कॉलम है क्या? आपके माओइस्ट, आपके फटीचर, आपके जो सारे जो खालिस्तान वाले टेररिस्ट उनको आड़ दे रहे हैं। वो आपकी आड़ लेके यहाँ पे बम फोड़ने चाहते हैं, हमारे देश के झंडे का अपमान करना चाहते हैं, हमारी 26 जनवरी की परेड में खलल डालना चाहते थे, हमारे देश का तमाशा बनाना चाहते थे। अरे साहब आपको कोई शर्म नाम की चीज है? प्लीज मैं जानना चाहता हूँ। सुनीत जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सुनीत जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देश के साथ नहीं चाइना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सुनीत जी आपके बयान से लग रहा है आप देश के साथ नहीं चाइना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पे युद्ध छेड़ रहे हैं दिल्ली में, आप इस पे फोकस करो। चीन को जो करना है करने दो। ठीक है, सीधे प्रोफेसर सतीश प्रकाश के पास चलता हूँ। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आप क्या इस कदम को सरकार की बड़ी जीत मानते हैं? आपको भी लगता है कि नहीं, सरकार तो लगातार जानकारी छुपा रही थी, इस बार एक्सपोज हो गई है? ये तो सही है, जानकारी छुपा रही थी। नहीं देखो, मैंने आपकी डिबेट को बड़े ध्यान से छुपाती तो ये नहीं देखो, तमाम जो चोपड़ा जी, सतीश प्रकाश जी से सवाल है या कर्नल साहब हो, अगर उनका ये दावा है जी, देखिए आपकी डिबेट में कर्नल साहब और तमाम सेना के जो अधिकारी हैं उनका ये दावा है कि भारत की पोजीशन बड़ी मजबूत है और भारत बड़ी आक्रामक स्थिति में है और वो बड़ी हाइट के ऊपर है, रणनीतिक रूप से वो बड़ी मजबूत पोजीशन में है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ही ये शांति दूत बनने का कहीं चक्कर तो नहीं लग गया? यही चक्कर कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये बीमारी लगी थी कि आप जो है शांति दूत बनने के चक्कर में आप पाकिस्तान चले गए और वहां से कहीं ना कहीं आपने एक नया इनविटेशन ले गया। देखिए, जब जब इस देश में बीजेपी की सरकार आई है तब जो युद्ध हुए हैं या युद्ध के जो हालात पैदा हुए हैं वो भारत की धरती के ऊपर ही हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के समय में 1962 में मैं मानता हूं कि अकाई चीन के ऊपर चीन ने कब्जा किया। अगर चीन ने कब्जा किया तो कब्जा अब तक छोड़ा नहीं है ना। अगर मोदी जी के टाइम में अगर आपने कब्जा कर लिया तो आप कब्जा क्यों छोड़ रहे हैं? सरकार क्यों बात कर रही है? इसका मतलब यह है, बातचीत अगर आपकी पोजीशन बहुत मजबूत है, रणनीतिक रूप से आप मजबूत हैं, तो मेरे हिसाब से यह अच्छा मौका है कि आप सिखाइए, उस चीन को सबक सिखाइए और वहां से पीछे मत हटिए। कहीं ना कहीं आप दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, अभी बख्शी जी ने कहा, वो छोटे मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी की कहीं ना कहीं, देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में बोलते हैं। बिहार में चुनाव था, तमाम देश चिंतित था, सेनाएं अपने हक को अदा कर रही थी, लेकिन तभी मोदी जी ने, जब इस देश में तमाम भारतीय सैनिकों के साथ चीन ने किस तरह का व्यवहार किया ये सारी दुनिया जानती थी, लेकिन सदन के अंदर मोदी जी ने यह कहा कि हमारे ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चीन ने यह कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया, तो राजनीतिक लाभ कमाने के लिए आपको भाषा का इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जनरल बख्शी और जनरल सिन्हा इसका जवाब देना चाहते हैं। दोनों के पास एक एक करके जाऊंगा। गोपाल जी, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। जनरल बख्शी, इसका ये मतलब निकाला जाए कि प्रधानमंत्री या सरकार ने गलत बयानी की थी, कोई नहीं घुसा था तभी बाहर जा रहा है? नहीं, बयान ही गलत है। आप मोदी जी का बयान निकाल के बताइए। आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ सतीश प्रकाश जी। सदन के अंदर कहा, देश को संबोधित करते हुए कहा कि चीन की तरफ से कोई अतिक्रमण नहीं है, और यही चीन प्रधानमंत्री। आप रिपीट कर रहे हैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आप रिपीट कर रहे हैं।
जवाब सुन लीजिए, आपने कह दिया, हमको भी कहने दीजिए। देखिए साहब, मैं फिर समझाता हूं, हम फौजी समझा समझा के थक गए हैं। अरे साहब, एलएसी की दो परसेप्शन है, एक जो चीन की है, एक हमारी। अरे भाई बख्शी हम जी, अपनी आप परसेप्शन फौजी नहीं है, पेट्रोल करते थे, फौजी नहीं है, और आपकी चीन भाषा अपनी सरकार की परसेप्शन भाषा है, तक करता था। आप सेना के इसके लिए अधिकारी नहीं टक्कर है, बीच में होना आपकी भाषा कहीं ना कहीं अनिवार्य सरकार की हो भाषा गई है, आप नहीं तो सरकार की भाषा देखिए बोलते साहब, हैं। देखिए आपके साहब, मन जब में आप बोल अगर रहे कोई थे ना, राजनीतिक बिल्कुल लाभ चुप रह के कमाने मैंने की सुना। इच्छा है, वो कोई मुद्दा डिबेट अलग करने का है, लेकिन तरीका होता आप है। सेना के बीच आप में तो भाषण और देने राष्ट्र आए के हैं। बीच में अपने आप को राष्ट्र समाहित ना राष्ट्र करें, क्या कर रहे हैं? आप गलत आपने चीजों को कभी गोली डिफाइन करते चलाई हैं। है? आप नहीं, सुनिए, आपने कभी वर्दी देखिए डाली आप है? फौजी हैं, आप कभी मैं आपका लद्दाख सम्मान गए करता हैं? हूँ, लेकिन अरे अगर साहब, आप कभी आज लद्दाख गए फौजी तो फिर नहीं आप क्यों बीच है, में आप बोल देश रहे की हैं? सेनाओं को आप सुन तो सुनिए, लीजिए ना, अगर आप मुझे फौजी बताइए चीजें ना, प्रोफेसर साहब सुन लीजिए ना उनकी बात, आपने काउंटर कर लिया, आप सुन लीजिए उनकी बात। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए उनकी बात। किसान आंदोलन को लेकर के आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप एक सेना का हिस्सा रहे हैं, आपकी भाषा राजनीतिक है ना, आपको आपकी भाषा राजनीतिक। सुनिए, किसान आंदोलन से आपको क्या दिक्कत है, आप बताइए ना। किसान आंदोलन को आप चीन से जोड़ करके अगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी राजनीतिक भाषा है, आप गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? सुनिए, इस देश में आंदोलन करना गलत है क्या? आप बताइए ना। और दूसरी बात, आप बताइए ना, जिन गुजरात के लोगों को आप डिफाइन कर रहे हैं, ये बताइए ना। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए ना, सम्मान करिए दूसरे की बात का भी। आप लगातार बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप रुकते ही नहीं है, मैं क्या करूं आपका? हमने बड़े आप इनका बदनाम करेंगे। हमने बड़े तहजीब से सुना, आप पे जरा तहजीब आप भी दिखा दीजिए प्रोफेसर साहब। अरे देखिए बख्शी साहब, जी सुनिए, जो आप हमारी सैनिक हैं, वहां मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, देश की सेनाओं का सम्मान करता हूं। थैंक यू। तो सुन लीजिए, अगर आप अरे प्रोफेसर साहब सुन लीजिए ना, आप एक ही बार बात बोल रहे हैं, एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर साहब सुन तो लीजिए प्लीज बोल रहा हूँ आपको। प्रोफेसर सतीश प्रकाश प्लीज, मुझे वरना ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका, कैसा रहा? आप लगातार बोलते रहते हैं। बेवजह चिल्ला रहे हैं। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए ना, दूसरे की बात का भी सम्मान करिए। आपने काउंटर करना था, आपने कर लिया, अब सुन तो लीजिए। बोलिए बख्शी जी, फिर जनरल सिन्हा। थैंक यू। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों फौजों का एलएसी पर फेस ऑफ हुआ है। हमने भरसक कोशिश की कि 1 इंच वो ना ले सके। अगर वो 100 टैंक लाए, हम भी 100 टैंक लाए। अगर वो तोपे लाए 80-50, हम उससे ज्यादा ले आए। वो 60,000 फौज लाए, हम उससे ज्यादा फौज लगा दी कि तुम नहीं हिल सकते, आई बॉल टू आई बॉल। अब चीन की हालत पतली हुई। चीन कहता है साहब हमको डिसएंगेजमेंट चाहिए, कि भाई ये जो ऐसे आई बॉल टू आई बॉल है, आंख में आंख गाड़ के बैठे हैं, उसमें लड़ाई झड़प हो सकती है, इसलिए वो पीछे हटना चाहते हैं। ठीक है साहब, आप पहल करिए, जरा टैंक हटाइए अपने। चीन के टैंक हट रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। ठीक है साहब, लेकिन हम विश्वास नहीं करें, क्योंकि हम गलवान में चोट खा चुके हैं एक बार पहले। ठीक है साहब, कम्युनिस्टों पे विश्वास करना, सांप पे भी उस पे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है, नाग पे, कम्युनिस्ट के बदले। ठीक है साहब, और हम लोग जो है, हमने इनको अच्छी तरह से मुंह की खानी पड़ी है। इनको उल्टे बांस बरेली को हुआ है, लेकर के थी उल्टे बांस बरेली को हुआ है। कन्वर्ट किया किसने? कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां खराब है ना। तमाम अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, थैंक यू जनरल बख्शी। मैं सीधे जनरल सिन्हा के पास आऊंगा। अभय दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं, आरपी सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुझे प्लीज आउटपुट दीजिए। जनरल सिन्हा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, बार जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं और जो हमारे कुछ पैनलिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि चीन भारत के अंदर घुस गया था, हकीकत क्या है? क्या हमारा जो एलएसी का परसेप्शनल डिफरेंस है उसके कारण ये कंफ्यूजन पैदा हुआ है, या हकीकत क्या है? आप एक्सप्लेन करिए, आप बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और प्लीज वो ग्राफिक चलाइए जो हमने एनिमेटेड बनाए हैं। देखिए दीपक जी, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, देखिए ये ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में हमारे तकरीबन 49 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, और इस पेट्रोलिंग पॉइंट के अंदर में जब अप्रैल मई के अंदर में, जैसे बख्शी साहब भी बता रहे थे, उसने एक एक्सरसाइज करते समय अपने 2 डिवीजन को लेकर जो आया था, एक्सरसाइज कर रहा था, उसके बाद नहीं गया वापस, जो कि आपके पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट और जितने एग्रीमेंट हैं उसके बरखिलाफ था। तो ये धोखा तो हुआ,
मगर धोखा इसका मतलब नहीं कि वो आपके जमीन पे आके बैठ गया। ये उस इलाके में आया जो कि आपके इलाके को थ्रेटन करता है, और आपके पेट्रोलिंग, चाहे वो देप्सांग का इलाका हो जो आपका पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13A जो अभी तक है, उसके अलावा 14 जो कि गलवान था, 15, 16, 17 हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा का इलाका में, और जो आपने देखा जो पैगांगसो नॉर्थ के ऊपर में फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक, वो आपको बाधित करता रहा। यह सच्चाई है। और इसकी बात सितंबर में जब रक्षा मंत्री आए थे, वो भी उस समय यही बात कही थी, और आज भी यही सच्चाई है। इसके ऊपर में पलटवार जो हमने किया है वो है आपका 15 जून, जिसमें हमारी शहादत हुई और हमने अपने से दुगने लोगों को मारा, जिसकी पुष्टि आज रशिया ने भी कर दिया। 45 लोग मारे गए उनके। उसके अलावा जो पलटवार हमने किया जो कैलाश रेंज के ऊपर में पैगांगसो के साउथ में, वो पैगांगसो नॉर्थ के बरखलाफ ये कार्रवाई काउंटर स्ट्रोक थी, और हम उन्होंने उन स्ट्रैटेजिक हाइट को पकड़ा और 70 किलोमीटर के इलाके में जाके, तो ये सच्चाई है, और ये सच्चाई हर एक तरीके से सामने आई है। आज ये वस्तुस्थिति है। यदि 9 राउंड की टॉक हुई है, किस लिए टॉक हो रही है? ये टॉक हो रही है कि आप स्टेटस को, एंटे को बरकरार करें, और चाइना इसके लिए बेताब है। पूरे ये आपके ठंड के समय 10,000 सैनिक वापस ले गया है, ये सच्चाई है। और आज जब वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में 8वें राउंड के दौर पे वो कहता था कि आप कैलाश रेंज को खाली करें, और आज नहीं हो रहा है। ये 4 चरणों में होना है, और ये कभी भी इन्फेंट्री, आपको यह मैं यकीन दिलाता हूं, ये हमारे खून पसीने और हमारी शहादत की है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। चाहे प्रधानमंत्री ने कहा था विस्तारवाद का, आप छोटे से चीज को लेकर यदि देखेंगे तो हम तू मैं पड़ेंगे। पूरा का पूरा आपने चाइना को घुटने टिका दिए। ठीक है, मैं यहीं से समझाता हूं कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है क्या। जनसेना में यही आपको रोकता हूं, एक ग्राफिक के जरिए समझाता हूं। चीन की चाल किसी से छिपी नहीं है, इसीलिए डिसएंगेजमेंट के इस प्रोसेस पर भारत की पैनी नजर है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को बताया कि सामरिक रूप से अहम पैंगोंग झील के इलाके से सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। आइए आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि गतिरोध वाले इलाके का पूरा भूगोल है क्या। करीब 135 किलोमीटर लंबी झील करीब 604 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में फैली है, और इसी झील से जुड़ी 8 पहाड़ियों को फिंगर 1 से 8 कहा जाता है। फिंगर 3 के पास भारतीय पोस्ट धनसिंह थापा पोस्ट है, जबकि फिंगर 8 के पास चीनी सेना की चौकी है। चीन फिंगर 8 से बढ़ता हुआ फिंगर 4 तक पहुंच गया था और स्थायी निर्माण कर रहा था, जिस पर भारतीय जवानों ने भी जवाब दिया और फिंगर 4 पर फॉरवर्ड पोजीशन में खड़े हो गए। इसी पर सहमति बनी है। चीन फिंगर 4 से अपनी चौकी की तरफ लौटने लगा है, और दूसरी तरफ भारत फिंगर 4 से चीन 3 की तरफ तैनात हो रहा है। ये देखिए कहां पे फिंगर 4 है, यहां पर दोनों सेनाएं आ गई थी। फिंगर 8 का इलाका चीन का है, फिंगर 3 का इलाका हमारा है। तो आप ये देखिए 7, 6, 5 छोड़कर चीन 4 पे आ गया था, और मैं आपको ये बता दूं, ये परसेप्शन दोनों का अलग अलग एलएसी के बारे में है। भारत ये मानता है एलएसी 8 तक है, चीन ये मांगता है कि एलएसी जो है वो फिंगर 1 से होती है। तो ये जो परसेप्शनल डिफरेंस है, इसको हमको समझना होगा। तभी इस बात पर विवाद हमेशा होता है कि कौन घुसाया कौन नहीं घुसा। तो दरअसल जो खाली जमीन है उस पर कब्जे की ये बात थी। अभय दुबे से मैं समझना चाहूंगा। अभय दुबे जी, आप भी इसको, आपके पार्टी ने बड़े कठोर ढंग से क्रिटिसाइज किया इस पूरे डेवलपमेंट को, आप क्या कहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि चीन भारत के अंदर अभी भी घुसा हुआ है? हाँ दीपक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने राजनीतिक साख को बचाने के लिए भारत के सामरिक हितों से आज बहुत बड़ा समझौता किया है। आप जानते हैं आज जो राजनाथ सिंह जी ने वक्तव्य दिया है लोकसभा में, हूबहू यही बात नवंबर में बहुत सारे मीडिया हाउसेस में छपी थी। उन्होंने कहा 8वें दौर की बातचीत के बाद ये जो एग्रीमेंट होने वाला है ये लीक हो गया है। उसमें उसके 2 माह पहले पीएलए ने
जो चाइना का एक अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी कि उनका उद्देश्य है कि पेगांग त्सो लेक के साउदर्न एरिया को, जिसको अभी सिन्हा साहब कह रहे थे कि जो हमने बहुत बड़ी उपलब्धि 29-30 जून की अगस्त की दरमियानी रात हासिल की थी कि हमने जो कैलाश रेंज है हमारी चुशुल हाइट, उसमें हमने रेची नाला, गुरंग हिल, रेजांगला, इन बहुत बड़े एरिया में हमने अपने आप को भारत के एलएसी के भारत के हिस्से में अपने आप को स्थापित कर दिया था। और सबसे बड़ी चिंता का चीन का विषय यही था। चीन ने हर संभव कोशिश की कि कैसे भी भारत को यहां से हम खाली करा लें, और उसमें आज वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनाथ जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे यह साफ हो गया कि वो हम भारत की सेना उस हिस्से को खाली करेगी। और 8वें और 9वें दौर की बातचीत में जो समय लगा उसका भी मूल कारण था, रिपोर्ट यह भी पब्लिश हुई कि सेना इस पक्ष में नहीं है कि उस हिस्से को खाली किया जाए। एक बात और थी इसमें, जो चाइना चाह रहा था कि एक देखिए एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात, एक नया बफर जोन बन गया फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक एलएसी के भारत के हिस्से में। अभी आप कह रहे थे भारत का परसेप्शन नहीं है, अरे हमारे परसेप्शन से तो हम तय करेंगे, हम चीन के परसेप्शन से अपनी एलएसी तय नहीं कर सकते। आज भी जो सिन्हा साहब कह रहे थे, और इस पूरी चर्चा में यह भी पब्लिश हुआ है, कितनी सच्चाई है आज मैं नहीं कह सकता, कि डेप्सोंग पर तो चर्चा भी नहीं की भारत ने। जो वो बॉटल नेक वाई जंक्शन है जहां से पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के लिए रास्ता कटता है, वहां तक वो आ गया है। और जो हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी की है, जो विश्व की सबसे ऊंची है, जिसका सामरिक महत्व हिंदुस्तान के लिए बहुत अधिक है, वहां पर चीन की निगाह है। चीन ने जो आज अपनी पोजीशन है वो गोगरा क्रॉस पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, जैसा सिन्हा साहब कह रहे थे, गलवान का पेट्रोलिंग पॉइंट 40, हॉट स्प्रिंग्स पेट्रोलिंग पॉइंट 15, इन सब जगह पर वो स्थापित है जो एलएसी के हमारे हिस्से में है, जिसको प्रधानमंत्री जी नकार रहे थे। इतना ही नहीं, डोकलाम में जो हुआ है वो दोहराया जा रहा है। डोकलाम में हमको कहा कि डिसएंगेजमेंट हो गया, सेना अपनी अपनी स्थिति पर वापस लौट गई, लेकिन 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में बताया कि उस स्थान पर चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। हमने कुछ नहीं कहा, उसी स्थान से 9 किलोमीटर दूर चाइना ने पूरा एक अभय जी बहुत लंबा हो रहा है, मेरे ख्याल से दर्शक इतना लंबा समझ नहीं पाएंगे, हम छोटा छोटा करके एक्सप्लेन करते हैं ताकि बेहतर होगा। क्या अभी भी चीन की सेना एलएसी के भारतीय इलाके में बैठी हुई है आरपी सिंह साहब, जैसा अभय दुबे जी आरोप लगा रहे हैं? 2 टूक जवाब दीजिएगा। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि भारतीय चाइना की जो सेना है भारतीय इलाके में बैठी है। लगभग 38,000 किलोमीटर तो आज का चिन्ह है, और उसके बाद 5300 किलोमीटर तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड का कश्मीर जो गांधी परिवार और नेहरू परिवार ने प्लेटर पर रखकर चाइना को दे दिया, तो उसमें तो कोई शक है नहीं, तो हम भी मानते हैं है। और इसी की लड़ाई आस्ता हो रही है। ये तो वही पार्टी है जो कहती थी हम इंफ्रास्ट्रक्चर इससे नहीं बनाते, बॉर्डर के साथ साथ टनल नहीं बनाएंगे, सड़क नहीं बनाएंगे, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर चाइना आकर कब्जा कर लेगा। ये तो एंथनी साहब ने पटल पे कहा था, पार्लियामेंट के पटल में 2014 में, कि हम कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, हम इसलिए नहीं बनाते, एक तुम्हारे पास पैसे नहीं, और बनाएंगे तो वो चाइना आकर हमारे उस पर कब्जा कर लेगा। आज तो कम से कम हम आज आप ही दिखा रहे, मैं तो दिखा रहा, आपके चैनल पे चल रहा है कि उनके टैंक फिंगर 8 पर वापस जा रहे हैं। असल में ये बरगलाने के अलावा कोई और काम आता नहीं, झूठ बोलने के अलावा कोई काम आता नहीं। सच ये है कि फिंगर 4 से लेकर 8 तक हम लोग जाते थे, 8 से लेकर 4 तक वो आते थे। ये ऑनगोइंग नेचर, उसमें कई बार झगड़े होते थे, कई बार दिक्कतें होती थी, पर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्टार्ट हो रही है, उसके बीच में कुछ जगहों पे हमने कब्जे किए। अरे दोस्त दुबे जी आपको टोका क्या मैंने बीच में? ये बताइए दुबे जी 38,000 किलोमीटर कहाँ पे? अरे पहले बताओ, अरे नेहरू की गंजी टांड के ऊपर, अरे नेहरू जी की गंजी टांड के ऊपर एक बाल नहीं उठता था, वो ऐसा चिन्ह क्यों दे दिया? जो नेहरू जी ने कहा था मेरी गंजी टांड के बराबर का इलाका है, अरे नेहरू जी ने जो कहा था मेरी गंजी टांड का इलाका है, वैसा इसकी चिन्ह है, चला गया तो चला गया। ये नेहरू जी ने कहा था, किसी और ने कहा था? सारे सदनों ने मिलकर ये तय किया था कि हर हाल में हम पाकिस्तान से वो हिस्सा वापस लेंगे। चले गए तो चले
चले गए, लेकिन मेरा आपने सिर चला गया तो चला गया, किसने कहा था ये? सरहदों की हदें, आप फालतू बोलते हैं, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। कॉमर्स सुनिए, पढ़ मैं नहीं कह रहा, लीजिए। ये वो ये कह रहे हैं की कि किताब मोदी जी है, ने हिंदुस्तान का उसमें पूरा क्या लिखा है व्यापार जैसे कि चाइना को सौंप दिया। नेहरू ने सारे सरेंडर कर दिया चाइना के आगे। कर ये दिए। मैं नहीं कह रहा, ट्रेड ये डेफिसिट जनरल जेजे सिंह 3-fold कहते हैं बढ़ा दिया। कि अच्छा, दोनों एक दूसरे पर ना बोले प्लीज। मैं दोनों के लिए एक ब्रीदर देता हूं, दोनों के लिए एक ब्रेक लेता हूं और सौरभ कौशिक के साथ मेरे दर्शक मेरठ से जुड़ गए, उनके पास चलता हूं। सौरभ, बताइए क्या आपको लगता है भारत की जीत हुई है? देखिए, ये एक तरीके से भारत की ही जीत है। मोदी जी ने कहा है पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, और बज भी रहा। 56 इंच का सीना ऐसे नहीं है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, उसकी 59 एप्लीकेशन से बंद करके उन पर डिजिटल वार करा। चीन भी समझ चुका है कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है, भारत कहीं से भी झुकने वाला नहीं है। भारत हर एक को जवाब देने के लिए आज के टाइम में तैयार है, और भारत की सेना आज पूरे विश्व में भारत की सेना का डंका बज रहा है। ठीक है, भारत किसी मैं से भी सीधे पीछे टीपी हटने वाला त्यागी जी नहीं के है। पास चलता हूं। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ जुड़े हो। टीपी त्यागी जी, आसान भाषा में समझाइए, हुआ क्या था और कहां से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो रहा है? क्या इसका मतलब यह माना जाए चीन हमारे इलाके में अभी भी घुसा हुआ है, जो अभय दुबे समझा रहे हैं? जी नहीं, कहाँ घुसा हुआ है? अरे अगर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक वो वापस जा रहा है, और उसने कहा है कि उसके पिल बॉक्सेस, उसके बंकर्स, उसके सर्विलेंस सिस्टम, उसके रडार इंस्टॉलेशन, उसकी सारी परमानेंट कंस्ट्रक्शन को वो डेमोलिश करेगा। अब ये जो बात बताई गई है, ये सैटेलाइट से चेक की जा सकती है। अब जो भी कह रहे हैं अभय दुबे जी या कोई भी, ये कह रहे हैं कि साहब आज बड़ा भारी समझौता हुआ है। समझौता तो सर उस रोज हुआ था जब चीन के साथ में एक ये समझौता किया गया, एक लाइन थी, बोथ साइड्स विल रेस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग LAC। उस समय चीन ने कहा इसमें से एग्जिस्टिंग वर्ड हटा दीजिए। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसे मान लिया। अगर वो एग्जिस्टिंग वर्ड ना हटाया होता तो आज चाइना को ये कहने का मौका ही नहीं मिलता कि मेरे परसेप्शन में ये है, मेरे परसेप्शन में वो है। लेकिन फिर भी मैं इनकी एक बात से सहमत हूं कि यस, हमको डेप्सांग के मामले में जिक्र करना चाहिए था, क्योंकि डेप्सांग हमारे लिए और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए इसलिए कि श्योक से DOB तक जाने वाली 255 किलोमीटर सड़क को वो इंटरफियर कर सकते हैं, और हमारे लिए इसलिए कि चाइना के 2 ही प्रांत हैं जो अशांत हैं, एक तो तिब्बत और एक जिनजियांग। इनको मिलाने वाले हाईवे को हम केवल डेप्सांग से इंटरफियर कर सकते हैं। तो इसलिए डेप्सांग के बारे में कम से कम अब नहीं किया गया तो आगे किया जाए। जैसे बजट में सप्लीमेंट्री बजट दे दिया जाता है, ऐसे ही सप्लीमेंट्री डिमांड रखी जाए कि इसके साथ साथ हमको डेप्सांग के अंदर भी डिसएंगेजमेंट भी चाहिए, डी एस्केलेशन भी चाहिए और डी इंडक्शन भी चाहिए। हाँ, एक बात और, तो चीन को, ड्रैगन को अपने कदम आखिरकार पीछे खींचने पड़े हैं भारत की एग्रेसिव रणनीति, कूटनीति और सैन्य नीति के कारण। इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी हैं, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, मेरे साथ आरपी सिंह है बीजेपी से, कांग्रेस से अभय दुबे हैं, सुनील चोपड़ा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर सतीश प्रकाश प्रोफेसर हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के। लेकिन सबसे पहले अभिषेक चौहान चंडीगढ़ से। अभिषेक, क्या कहेंगे आप? क्या आज भारत की एक कूटनीतिक, रणनीतिक और सैन्य शक्ति की जीत हुई है? दीपक जी, ये एक भारत की कूटनीतिक जीत है, पर इसके लिए सरकार की हम बहुत सराहना करते हैं कि इस मामले को बातचीत के लेवल पे सुलझा लिया गया। पर साथ के साथ हमें एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अगर आपको बताऊं तो हमें इकोनॉमिक फ्रंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सरकार, जिसमें आंतरिक इतने मुद्दे हमारे देश में चल रहे हैं, किसान सड़कों पे है, देश में युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, उस मामले पर क्या हम किसी भी देश के साथ, जो कि चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, उसके किसी भी समय में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उस समय पे अगर सरकार ने ये बातचीत के जरिए सुलझाने का जो एक कदम उठाया है, उसकी बहुत हम लोग सराहना करते हैं, एक देशभक्त होने के नाते भी और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते भी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। सीधे आरपी सिंह से शुरुआत करता हूं। आरपी सिंह साहब, भारत की जीत, लेकिन अपोजिशन पार्टी अभी ये कह रही है कि भाई देखिए, हमने तो कहा था कि चीन घुसाया है और साबित हो गया चीन घुसाया है, तभी तो वापस जा रहा है, और आम बोलचाल की भाषा में लोगों के दिमाग में बात घर भी कर रही है। आप कैसे डिफेंड करेंगे इसको? देखिए दीपक जी,
कृपा करके इनको याद दिलाओ, श्याम शरण जी का नाम अगर इनको याद आता हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के चेयरमैन थे वो, और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को 2013 में, और उसका पूरा विस्तृत जानकारी दी थी कि किस प्रकार से चाइना 640 किलोमीटर हमारी जगह पिछले कुछ सालों में, मतलब जितनी देर में यूपीए का रजीम था उतनी देर में वो 640 किलोमीटर अभी पिछले 10 साल में, मतलब 6 साल से पहले का 10 साल उसमें रखा गया था। तब तो उसमें इन्होंने एक अक्षर नहीं बोला, एक बार नहीं कहा भाई चाइना वापस जाओ। आज पहली बार है कि चाइना मजबूर है, चाइना समझ रहा है कूटनीति के कारण से, राजनीति के कारण से, आर्थिक नीति के कारण से कि हमको ठीक रहना है, हमको ठीक रहना है, और जो पोजीशन पहले थी उसी पोजीशन पर वापस होगा। ये आश्वस्त रहे, इसकी शुरुआत हो गई है, और आने वाले दिनों में बिल्कुल जहां से अप्रैल 2020 की सिचुएशन थी उसी सिचुएशन पर वापस जाएंगे। परंतु हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता ने चाइना के साथ करारनामा किया हुआ है, और ये वो कांग्रेस पार्टी है जो चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से और चाइना से पैसे लेते हैं अपनी फाउंडेशन के अंदर, और कई छोटे मोटे नहीं, खूब लाखों करोड़ों रुपए में पैसे आते हैं। तो इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं, ये बिके हुए हैं उनके आगे। ये हर बार वो ऐसा कुछ पेश करेंगे जिससे चाइना को लाभ हो। ये चुपचाप जाकर चाइना के एम्बेसडर्स के साथ यहाँ भोजन करते हैं, और चुपचाप जाकर उनको जब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, मिलते हैं। ये सबको पता है, इनके राहुल गांधी का पोर्ट पट्टी सबको जानकारी में है। अभय दुबे जी क्या कहेंगे, चाइना के साथ आपके संबंध है, इसको आप अभी तक डिनाई नहीं कर पाए, ना ही राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना को पैसे वापस किए। ये डिनाई कर सकते हैं जो सत्य मैं बताने वाला हूं। 2016 में भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत ट्वीट था। नहीं, मैं जो पूछा उसको जवाब दो पहले कि आपने करारनामा क्या किया था चाइना के साथ? आपने चाइना के साथ करारनामा आपका क्या था ये बताओ। आपने वो करारनामा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गौर से सुनिएगा देशवासियों, कैसा मुखौटा लगा रखा है इन्होंने। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खर्च पर 5 दिन की चीन की यात्रा पर गए इनके चीफ मिनिस्टर। एक बात, दूसरी बात यह है कि चीन को मोदी जी ने इतना अधिक लाभ पहुंचाया कि सारी हिंदुस्तान की एमएसएमई उनके हवाले कर दी। कि आपका आज भी प्रधानमंत्री जी अपनी छवि को बचाने के लिए चाइना की भारत के सामरिक हितों के साथ बहुत बड़ा समझौता कर चुके हैं। इतनी बड़ी गलती चीन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जैसा कि हमारे दोनों सेना के विशेषज्ञ और पूर्व सेना के अधिकारियों ने बताया कि पैगोंग त्सो का एक एक करके प्लीज, एक एक करके, दोनों का कुछ नहीं जा रहा है। पैसे उठाए थे चाइना से, वही दीपक जी, मैं चाहता हूं आरपी सिंह जी सुनिए, देश के हित की बात है, सुनिए। इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज देश के साथ हो गया। आपका मोदी जी ने अपनी छवि बचाने की खातिर दुनिया के देश के हितों को ताक पर रख दिया। देश की जनता सुनिए, राहुल गांधी आज अगर हमने भारत के उस हिस्से से जो एलएसी का हमारा हिस्सा है वहां से सेना अगर हटा ली तो चीन की पॉलिसी है। अच्छा, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों को ही हटा रहा हूं, मैं दोनों को ही हटा रहा हूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। एक क्विक कमेंट प्रोफेसर सतीश प्रकाश से लेता हूं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आगे सरकार को आप क्या सावधानी बरतने के लिए बोलेंगे, बताइए। नहीं, देखिए दीपक जी, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये दो देशों की लड़ाई है। ये भारत और चीन के बीच का मुद्दा है, ये बीजेपी और कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई नहीं है। देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तमाम आपका जो डिफेंस पैनल और सरकार भी ये कह रही है कि हम मजबूत, रणनीतिक रूप से हम मजबूत पोजीशन पे है। और देखिए, पूरे दुनिया में चीन के खिलाफ कोरोना को लेकर के एक नाराजगी का माहौल है। ऐसी स्थिति में अगर हम मजबूत स्थिति में हैं तो हमको अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखना चाहिए। और देखिए, हमारे कितने सैनिकों ने जान गंवाई, उन सैनिकों का कहीं ना कहीं ये अपमान होगा कि आपने इतना पराक्रम के बाद अगर ये पोजीशन एक्वायर की है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं आपको पोजीशन एक्वायर की आप छोड़ रहे हैं क्या? मैं इसी सवाल का जवाब लूंगा। सुनील चोपड़ा जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। सुनिए, ये बीजेपी में नहीं है, ये कांग्रेस में भी है, और नेहरू जी ने यही गलती की। नेहरू जी को भी शांति का नोबेल प्राइज चाहिए था। आपने चाइना और भारत के बीच में एक बफर स्टेट था तिब्बत, आपने उसके ऊपर दावा छोड़ दिया। यही गलती अटल जी ने की
कि कहीं ना कहीं वो शांतिदूत बनकर के पाकिस्तान के सामने जिस तरीके से गए, इस देश ने कारगिल युद्ध को भी झेला है, ऐसा ही शांतिदूत बनने की इच्छा कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं। एक मिनट, मैं आखिरी कमेंट लूंगा, सिंह साहब और जनरल सिन्हा से, लेकिन उमेश चंद्र तिवारी लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। उमेश चंद्र जी, क्या कहेंगे आज के डेवलपमेंट्स के बारे में? हेलो, बोलिए उमेश जी। जी आवाज, हेलो उमेश जी बोलिए, आपको सुनने के लिए बैठे हैं हम। जी बताएं, एक बार जरा सवाल दोहरा दीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आज जो डेवलपमेंट हुए उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या भारत की जीत है? जी बिल्कुल भारत की जीत है। और जहां तक मेरा मानना है, राजनाथ सिंह ने जो मतलब हमारे रक्षा मंत्री ने जो भी किया है और बहुत सराहनीय कार्य है और बहुत अच्छा है और आगे ऐसे ही। ठीक है, मैं सीधे क्लोजिंग कमेंट के लिए जनरल सिन्हा के पास चलूंगा। जनरल सिन्हा, भारत के लिए आने वाले समय के लिए भारतीय सेना और भारतीय कूटनीतिज्ञों को क्या सीख लेनी चाहिए इस घटना से? देखिए, हमें फूक फूक करके पैर रखने हैं। ये जो आज हम कर रहे हैं वो तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है और ये पूरी तरह हम सक्षम हैं। और ये डिसीजंस जब लिया गया है तो मिलिट्री का डिसीजंस हैं, बड़े चीज को करने के लिए, विस्तारवाद को खत्म करने के लिए और चाइना को टोटल डिफीट इन हिज पॉलिसी। तो ये बहुत जरूरी है और हम इसको करेंगे, ये आप यकीन रखें। पूरी सेना इसके ऊपर में चौकस है और हम कभी भी पलटवार कर सकते हैं, हम उसके कैराकोरम पास को कट कर सकते हैं। तो ये मत समझिए कि आज जो हम कर रहे हैं, हम टोटल डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है और ये कहा गया है आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जो कि 48 आवर्स के बाद जब मिलेंगे कमांडर्स तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ी जीत होगी। पूरे विश्व में आपका भारत का डंका बचेगा। अपने दम खम पे ये किया है, भारत ने अपने दम खम पे यह किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत टाइम हमने देखा हम चीन के सामने डिफेंसिव होते थे, लेकिन इस पहली बार एग्रेसिव होकर भारत ने चीन पर एक बड़े फतेह हासिल की है। इसीलिए मेरे 98% दर्शक मानते हैं कि जी हां, चीन का पीछे हटना भारत की एक बड़ी जीत है। 98% दर्शक ये मानते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।